प्रिय बंधुओं, हम विश्व के सबसे पुराने राष्ट्र हैं। विश्व की सबसे पुरानी एक संस्कृति जो कंटिन्यूएशन में पिछले कम से कम 7,000 साल से चली आ रही है। कोई भी संस्कृति, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र बिना संवेदना के, बिना एम्पैथी के सरवाइव नहीं कर सकता। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है वो हमारा इतिहास, हिस्ट्री से हमें क्यों सीखना पड़ता है कि हम सब व्यक्ति, इंसान, मानव, आदमी, चाहे जो नाम दे दें, वो सब उसी एक परम डीएनए का रेप्लिकेशन है। बार बार जब वो उसी एक डीएनए का रेप्लिकेशन है, बार बार इन कॉम्बिनेशन दूसरे डीएनए से कॉम्बिनेशन बनता जाता है, क्योंकि एक डीएनए से अनेक डीएनए प्रकार बनते हैं और फिर वापस में इंटरेक्ट करके हजारों, लाखों, मिलियन, ट्रिलियन प्रकार बनते हैं। तो नेचुरली ये डीएनए रिपीट करता है। ये डीएनए हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, और ये डीएनए हमेशा रिपीट करेगा, तो उसी तरह से हिस्ट्री रिपीट करेंगे। आज चंगेज खान नहीं है तो क्या, चंगेज खान हुआ तो था, उसका डीएनए तो चल रहा है, वो फिर रिपीट हिस्ट्री में करेगा ही। ये अत्यधिक, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिस्ट्री से मस्क मत करो, नहीं तो वो तुम्हारे साथ मस्क करेगी। यानी कि अपने स्वयं के डीएनए से लेसन लो, हमने पहले क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, और हमारा डीएनए वही करने वाला है दोबारा। हिटलर एक पैदा नहीं हुआ या उसकी मौत के साथ में वो हिटलर का डीएनए या सोच खत्म नहीं हुई। वो सोच आज भी जीवित है डीएनए के अंदर, दुनिया में पता नहीं कहां कहां फैली है। कब वो वापिस उसी कॉम्बिनेशन में आकर के इतिहास को रिपीट कर देगी, हम में से कोई नहीं जानता। तो प्रकृति का सारा सिद्धांत, सारी एग्जिस्टेंस डीएनए पे है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, कुछ भी हो। वो डीएनए, डायनासोर्स के डीएनए डायनासोर्स खत्म हो सकते हैं, उनका डीएनए खत्म नहीं हुआ है, उनको फिर रिक्रिएशन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, हमारा इतिहास हमारे डीएनए के, मानव इंसान के डेवलप होते हुए डीएनए, उसकी विकसित होती प्रकारों का इतिहास है, उसके व्यवहार का इतिहास है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करता है। हम जानकर वो जैसे ट्रेंड कर देते हैं, हम जानते हैं उसका डीएनए पर्टिकुलर स्थिति में किस तरह से बिहेव करता है, उसका फायदा उठा करके हम उनको ट्रेंड कर देते हैं। इतने बड़े हाथी को एक स्टूल पे बैठा देते हैं एक केले के लालच में, सिर्फ केला मिलता है उसको, और चाबुक के डर से शेर को हम बड़ी से बड़ी आग की रिंग में से खुदवा देते हैं। क्यों? कि वो चाबुक की आवाज़ का उसको डर रखता है। ये हमने जाना है कि उसके डीएनए में ये प्रवृत्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ, और मेरा पर्पस जो आज इतिहास कहने का है या कुछ दिनों से बता रहा हूँ, वह मात्र इतना है कि हम सभी हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूस और जितने प्रकार के हमारे यहाँ पे लोग हैं, सब उस चीज़ को समझें कि हमने इतिहास में क्या कैसे किया। और अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो वही इतिहास फिर वापस आएगा, निश्चित रूप से आएगा, वो दोहराना नहीं है, वो प्रैक्टिकली वो उसी का वापस प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी निमित्त में अपने इतिहास की, यहाँ की ज़्यादा पुरानी नहीं, अभी के सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, जिससे कि आप इसको समझ सकें, याद रख सकें
और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कम्युनिटीज कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, वो अपने आप को इवॉल्व कर सके, वो इंट्रोस्पेक्शन करें कि ये हुआ क्यों। इतना मात्र उद्देश्य है। ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे भी कोई आपको फॉल्ट नज़र आता है, उस फॉल्ट लाइन को करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये है दिल्ली सीरियल बॉम्बिंग ब्लास्ट 2005, जो अक्टूबर 29 को हुआ। यह एक बड़ा भयंकर इंसिडेंट था। यह 3 जगहों पे हुआ, मुख्यतः पहाड़गंज में, सरोजनी नगर में और गोविंदपुरी में। ये 3 क्षेत्र, इसके 3 जगह थी जहाँ पे ये सीरियल ब्लास्ट हुए। अब ये जब सीरियल ब्लास्ट हुए तो इनके अंदर क्या हुआ, टाइमिंग्स क्या रही, डेथ्स क्या रही, ये एक सोचने का विषय है इतिहास के लिए। इतिहास सब उन बातों का एनालिसिस करता है कि वो कैसे हुई, क्यों हुई, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि ये फ्यूचर में न हो। ये 3:38 से लेकर के और 6:05 PM, मतलब 3:30 PM से लेकर के और करीब 6 बजे तक में ये तीनों ब्लास्ट इन तीनों जगह पे हो गए। अटैक का एक ही मोड था, दूसरा हम आते हैं मोड पे, तो एक ही मोड था, सब जगह बम छोड़े गए। इस टोटल में इसमें 62 लोग मारे गए, तीनों जगह के मिला करके, और 210 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ लोग बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसकी जिम्मेदारी 2 संगठनों ने ली। एक लश्कर-ए-तौबा, जो पाकिस्तान और कश्मीर बेस्ड है, और दूसरा इंडियन मुजाहिदीन। इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ये एक नया ट्रेंड चला था कि जहाँ ये लोग घटना करते थे, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, मैं टेररिस्टों की बात कर रहा हूँ। ये टेररिस्ट घटना करते थे और उसकी जिम्मेदारी भी लेते थे, जिससे कि आप डरे उनसे। अब नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी कैसी थी, कौन थे, कहाँ के थे। तो जैसे मैंने बताया कि जो लश्कर-ए-तैयबा था वो पाकिस्तान बेस्ड था, जिन्होंने बाकायदा इंफॉर्मेशन देख करके कहा कि ये हमने काम किया है। और इंडियन मुजाहिदीन जो है, उसके लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया। 3 जगह दिल्ली में, पहाड़गंज को जो कि हमारे रेलवे स्टेशन के पास में है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, हार्ट ऑफ हमारा सिटी है। सरोजनी नगर भी साउथ दिल्ली का हार्ट है। उधर पहाड़गंज भी एक बहुत ही कंजेस्टेड रेजिडेंशियल एरिया है। ये इतना इस घटना ने और कैजुअलिटीज ने मजबूर किया कि हमारे उस वक्त के रेस्पेक्टेड पूजनीय श्री अब्दुल कलाम जी को भी अपना स्टेटमेंट इशू करना पड़ा। जो उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट किया, लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप शांति बनाए रखें, क्योंकि एक अचानक हर किसी पॉलिटिशियंस को और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उनको डर लगा कि आगे क्या होगा। यह जो सीक्वेंस ऑफ ब्लास्ट थी, वो पहला ब्लास्ट जो हुआ वो पहाड़गंज में हुआ। दूसरा जो ब्लास्ट हुआ वो आपका हुआ इसमें गोविंदपुरी में,
6 बजे के आसपास, और 6:05 पे ये हुआ आपका साउथ दिल्ली में, सरोजनी मार्केट में। तो एक बड़ा प्लान वे से नॉर्थ से चलता हुआ, और कुछ मिनटों की, और यही नहीं, कुछ इसके पहले उन्होंने इन्फॉर्म भी किया कि होने वाला है, जस्ट 1-2 मिनट पहले, कि भाई हम कर रहे हैं, रोक लो हमको। यह व्यक्ति की मानसिकता को शो करता है। अब उसमें आता है कि ये बॉम्ब किस तरह की यूज किए गए, ये बहुत बड़ी चीज इंडिकेट करता है। ये एक बॉम्ब्स होते हैं जो लोकली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उसमें सल्फर, कार्बन, ये सब यूज होता है। दूसरे, जहाँ पे जो एक्सप्लोजिव है वो किसी अच्छी जगह से, आर्मी से प्राप्त किया जाता है, जिसको आरडीएक्स कहते हैं। इन सब में आरडीएक्स यूज किया गया था। दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स में मृत और इंजर्ड पहुंचे, हमारे यहाँ भी। बाद में सबका एनालिसिस किया गया, और कोर्ट की कार्रवाई भी इसमें हुई, और कोर्ट में केस गया, और कोर्ट में अप्रोप्रिएटली जिस ढंग से डील होता है उस ढंग से ये डील हुआ। मैं कितनों को सज़ा मिली, कितनों पे नहीं मिली, मैं इसमें जाने वाला नहीं हूँ। वो कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मतलब ये रखता है कि ये घटना इतने सुचारू रूप से हुई क्यों, किसने की, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, उसके पीछे मानसिकता क्या है। उस मानसिकता को सही करना होगा, हमें समझना होगा। कहीं हमारी बात में और उनकी बात में कुछ फर्क है। गालिब ने एक बहुत सुंदर रचना लिखी, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबां और। तो भगवान से कहता है कि हे भगवान, देखो वो सामने वाला मेरी बात को समझता ही नहीं है। मैं भरसक कोशिश करता हूँ, हम लोग भी 50 साल से कोशिश कर रहे हैं, सैकड़ों साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे की बात समझते ही नहीं। तो कहता है, हे भगवान, या तो मेरी जुबान बदल दे, सो मैं कुछ ऐसा बोलूं कि उसको समझ में आए, या दे मुझको दिल और, या मेरा दिल बदल दे जो उसी की बात की तरह सोचना शुरू करते हैं। शायद ये बातें कहना ये चाहते हैं कि हमें सीमा से ऊपर बाहर जा कर के एक दूसरे को समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर ये फसाना, अंतहीन फसाना कहाँ ले जाएगा हमें और हमारे समाज को, हमें मालूम नहीं है। मुझे बहुत दुख होता रहा है जब मैं ऐसे इंसिडेंट्स, इनोसेंट लोगों की क्षत विक्षत डेड बॉडीज देखता रहा हूँ, और जिनके क्लेमेंट्स वेन्यू आते थे और उनको अपने यहाँ पे रख करके हमें क्लेमेंट्स के लिए डीएनए करके, क्योंकि डीएनए और कहीं होता नहीं था, मेरे यहीं होता था। हालांकि ये सब बॉडीज़ डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल के थे, हमारे यहाँ भी आई थी, सफदरजंग हॉस्पिटल में भी गई, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी गई, लेकिन जिनका क्लेम नहीं हो पाता था वो सब हमारे पास आती। और वास्तव में जब गवर्नमेंट कंपनसेशन डिक्लेयर कर देती थी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो उसके बाद तो जो अनक्लेम डेड बॉडीज हैं उनको क्लेम करने के लिए कई लोग आते थे, और उसका फिर डीएनए करके हमें करना पड़ता था, और कई बार हफ्तों तक, महीनों तक बॉडीज हमारे पास पड़ी रहती थी। ये त्रासदी हमारे समाज में दोबारा न हो। हम समझें, हम आपस में भाई भाई की तरह रहें। पाकिस्तान भी हमारा भाई ही है, दूर थोड़ी है। अब मैं पाकिस्तानी हूँ भाई, मैं पाकिस्तान में बोल रहा हूँ, अंत तो गत्वा तो मैं पाकिस्तानी ही हूँ, मेरा बर्थ पाकिस्तान में हुआ है, मेरा गांव आज भी आधा पाकिस्तान में, आधा हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान वाले हिस्से में हूँ। इसलिए मैं सोच सकता हूँ क्या,
मुझे कहीं उसमें कुछ बोmbardment में डालो तो शायद मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए शायद मैं आर्मी में नहीं गया। कैसे डाल सकता हूँ, मेरा खून वहां पे है, इधर का खून और उधर का खून एक है, सिर्फ कुछ हमारी समझ का फेर है या तकदीर का फेर है। तकदीर का ही मुझे फेर लगता है, समय का ही कुछ फेर है। हे भगवान, सद्बुद्धि दे हम दोनों को, सो हम कुछ चल पड़े। यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा अब इस उम्र में अपने गांव जाने का बहुत मन करता है, बहुत मन करता है। मैं कहता हूँ कोई तो एक बार मुझे ले जाए वहां पे, जिस मिट्टी से मैं बना हूँ, जिस मिट्टी की हवा, वायु, जल, हर चीज ने मेरे को बनाया है। अरे वो आज पराया कैसे हो गया। इन बातों पर सोचने की, खाली इमोशनल मत लीजिए, इन पे सोचिए आप भी और रास्ता निकालिए। आज उनको हमारी जरूरत है, हम क्यों नहीं उनकी मदद करें। उनको बताएं कि हम तुम्हारे भाई, बड़े भाई हैं, भाई तुम अब गुरुवत में आ गए हो अपनी ही गलतियों से। वो गलती नहीं मान रहे, मुझे मालूम है, छोटा भाई कभी गलती नहीं मानता, घर में भी नहीं मानता, लेकिन हमें कुछ रास्ता निकालना होगा। चांटा भी मारना है तो मार दो भाई, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। पिटाई कर रही है तो कर दो, छोटे भाई को पिटाई करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार एस्टेब्लिश कर लो, उनसे ममता एस्टेब्लिश कर लो, इसकी आवश्यकता है। धन्यवाद।